दक्षिण अफ्रीका की सत्ता में एक बार फिर से बैठे हैं रामाफोसा। जानेंगे भारत के लिए ये कैसा संकेत है। तो वहीं दूसरी तरफ G7 से नाराज हुआ रूस और सऊदी ने भी किनारा किया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में 2 सप्ताह पहले हुए आम चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 40% मत हासिल हुए हैं। इसके बावजूद देश की संसद ने 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए सिरिल रामाफोसा को राष्ट्रपति चुन लिया है। इससे पहले दिन में NAC के डिडीजा को अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक अलायंस की एनेली लोटरिएट को उपाध्यक्ष चुना गया। माना जा रहा है कि बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद रामाफोसा अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे। शुक्रवार आधी रात उन्हें राष्ट्रपति चुना गया और इसके साथ ही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुए सत्र में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन, बार व्यवधान तथा लंबी मतदान प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा हुई। ANC ने DA, एकांथा फ्रीडम पार्टी IFP और पैट्रियोटिक फ्रंट के साथ गठबंधन किया। कुछ लोगों ने इस गठबंधन को दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक नए युग के रूप में स्वागत किया, जो सुलह का एक मजबूत संदेश देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हालांकि कई लोगों ने कहा कि ANC ने DA के साथ गठबंधन करके देश के नागरिकों को धोखा दिया है। DA पहले विपक्ष में था तथा उसने 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ANC के पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही उसकी नीतियों का विरोध किया है। ANC के सेक्रेटरी जनरल फिकेले मवालुला ने संसद में मतदान जारी रहने के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें 60 लाख लोगों ने वोट दिया है और जनता चाहती है कि हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तनकारी एजेंडे पर काम करना जारी रखें। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि रामाफोसा के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में भारत की एंट्री अभी तक काफी आसान बनी हुई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G7 से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है जो तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तस्वीर है जस्टिन ट्रूडो के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात करी। जस्टिन ट्रूडो ने PM मोदी की हुई ये मुलाकात काफी चर्चा में रही। ये पहली बार है जब कनाडा के लगाए आरोपों के बाद PM मोदी और उनके समकक्ष जस्टिन ट्रूडो एक दूसरे से मिले हों। जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने का दावा करते हुए भारत पर आरोप लगाए थे। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। कनाडा ने इस मामले के सिलसिले में 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारत कनाडा विवाद के बाद ये पहली बार है जब PM मोदी और जस्टिन ट्रूडो आमने सामने थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने PM मोदी और जस्टिन ट्रूडो के मुलाकात की कोई जानकारी नहीं दी थी। रिपोर्ट में कहा गया PM मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पहले से तय नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि पिछले काफी समय से भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मुलाकात में क्या होता है। PM नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जो तस्वीरें शेयर की है उसमें दोनों नेता गर्मजोशी से अभिवादन करते दिख रहे हैं। PM मोदी ने तस्वीर को शेयर कर लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक PM मोदी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने छोटी सी मुलाकात के दौरान खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा संबंधों में गंभीर तनाव के बारे में भी बातचीत की। पिछले साल सितंबर में जस्टिन ट्रूडो ने जब ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका का आरोप लगाया था तो भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। हालांकि भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा यह है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को पनाह दी जा रही है, उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने हाल ही में कहा कि कनाडा के साथ
साथ भारत का मुख्य मुद्दा ओटावा द्वारा चरमपंथ और हिंसा की वकालत करने वाले भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक जगह देना है। इस बार G7 समिट की मेजबानी इटली कर रहा है और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तमाम नेताओं का इटली में इस समिट के लिए स्वागत किया। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात भारत में चर्चा का विषय है, तो दूसरी तरफ रूस इस समिट से काफी नाराज है। रूस की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि G7 समिट में यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। G7 में एक ऐसी घटना हुई है जो कि चर्चा में है। दरअसल सऊदी अरब को भी G7 समिट का न्योता भेजा गया था। सऊदी के प्रिंस ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समिट में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। इसकी वजह है कि रूस G समिट से काफी नाराज है। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने से पहले रूस का तमाम फॉरेन एसेट्स, गोल्ड, फॉरेन करेंसी वगैरह बाहर के देशों में था, लेकिन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस की तमाम संपत्ति जो कि तकरीबन $500 बिलियन की थी उसे सीज कर लिया। G7 समिट के दौरान नेताओं ने रूस के सीज किए गए एसेट्स से यूक्रेन को $50 बिलियन का सस्ता लोन देने का प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव पर G7 देशों में सहमति जताई गई। इन देशों की ओर से कहा गया कि यूक्रेन इस कर्ज से वो हथियार खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में इस लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन G7 के इस फैसले का रूस ने विरोध करते हुए कहा कि ये चोरी है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, अमेरिका, इटली, यूके ने यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन रूस की जब्त की गई संपत्ति से देने का फैसला किया है। G7 देशों के इस प्रस्ताव पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने धन्यवाद दिया है। ये समर्थन का इस्तेमाल रक्षा और पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा, ये बात भी कहा है। पर यहाँ पर दूसरे देशों में अविश्वास जरूर पैदा हो जाता है। कोई भी देश दूसरे देश में जब अपनी संपत्ति को रखता है तो वो ये भरोसा करता है कि जरूरत पड़ने पर उसे अपनी संपत्ति वापस मिलेगी, लेकिन G7 देशों के इस कदम ने इस विश्वास को कम करने का काम किया है। गौर करने की बात है कि हाल ही में भारत यूके से अपना 100 टन सोना वापस भी ले आया है और ये दिखला रहा है कि भारत भी अब यकीन नहीं करता है। हालांकि G7 समिट में चाइना को लेकर भी बात हुई है और चाइना को लेकर ये भी कहा गया है कि चाइना के रास्तों को बंद किया जाएगा, पर कई तरह के सवाल अभी भी हैं, क्योंकि चाइना के साथ साथ रूस के ऊपर भी एक्शन हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज हुई और इस चीज में फ्रांस के राष्ट्रपति और इटली की राष्ट्राध्यक्ष ये दोनों भिड़ गए आपस में और यहाँ देखने को मिला एक अलग ही रूप। हालांकि ये मुद्दा था नियमों का, जो इटली अपने देश में, इटली ने ये कह दिया कि यहाँ आकर फ्रांस हमारे नियमों पर जो बातें कह रहा है उस बातों से अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीर में भारतीय पीएम बीच में दिख रहे हैं, मतलब भारत को इन्होंने एक अच्छा पोजीशन भी दिया है। इनके नज़र में जो भारत की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। पर इस G7 से भारत को क्या फ़ायदा हुआ? तो भारत को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यहाँ पर आईमेक कॉरिडोर को लेकर सभी देशों ने सहमति जताई है और ये बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।